गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन क्लास 7th के लिए और 8th के लिए रिवीजन। 7th और 8th के दोनों के लिए टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नॉर्मल नंबर 20, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं रैंडम। ठीक है, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल नंबर। अब हमें पता है, अब अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो हम एक बार रिवाइज़ कर ले कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हम कोई भी अल्फ़ाबेट जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, उसमें कोई भी लेते हैं, ABCD लेके Z तक कोई भी लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं, इन सबको हम वेरिएबल मानते हैं इसमें मैथ्स में। ठीक है, तो ABCD कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी 20 है, अब 20 के आगे अगर हमने A मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, वेरिएबल, और ये हो गया हमारा उसका कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ऐसे 20 A² और B है ना। तो अब A² का मतलब कि हमारे पास 2 A हैं, ऐसे B² का मतलब 2 B हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 20। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 है ना। अब 10 को भी और छोटा लिख सकते हैं, 5 × 2। अब इससे ज़्यादा हम और कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इनको और छोटा कैसे बनाएं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको उसके फैक्टर्स में चेंज करना, मतलब उसके छोटे नंबर्स में चेंज करना, जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर आए, इसको हम फैक्टर्स में तोड़ना बोलते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 2 = 10 है ना। तो मल्टीप्लाई करना से हम क्या पहुँचे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम पहुँचे 10 पे। अब यहाँ से अगर हम उल्टे जाएंगे तो इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहाँ से यहाँ गए तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब यहाँ से अगर हम वापस जाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। आए समझ में, उल्टा जाना है बस, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस का उल्टा जाएंगे तो वो हो जाएगा फैक्टर्स में तोड़ना, मतलब किसी बड़े नंबर को उसके छोटे फैक्टर्स में तोड़ना। तो नॉर्मल नंबर का तो हमें आता है, जैसे 20 का 2 × 10 उसको और छोटा कर दिया। अब इसको हमें तब तक करना है जब जिसके आगे हम इसको और ना तोड़ सके। जैसे 5 1 × 5, 2 1 × 2 और 2 1 × 2, तो इससे आगे हो ही नहीं सकता। फिर 15 देखते हैं, 5 3 × 15, 49, 7 7 × 49, और आगे टूट ही नहीं सकता। अब 8 देखते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, 4 को हम और भी लिख सकते हैं, क्या, 2 × 2, और एक 2 तो था ही ऑलरेडी, है ना। तो 3 2 हो गए, अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसे 30 देखो तो 3 × 10, 3 × 5 × 2। हाँ, तो अभी देखो, अब हम लेते हैं 20A। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल नंबर्स के लिए हो गया। जब 20A लिखा है मतलब एक तो 20, अब वेरिएबल तो अलग चीज़ है, नंबर अलग चीज़ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया सिर्फ, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 20 × A। अब यहाँ देखो A² का मतलब 2 A है हमारे पास, तो एक 20, देखो अब कैसे करेंगे हम, एक 20 लिया हमने, एक 20 है, 2 A है और एक B है, तो एक 20 × A, फिर क्योंकि 2 A है हमारे पास, × B, ये ऐसे हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 20A B²। अब B² का मतलब 2 B हैं हमारे पास, तो 20 × A × B × B। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला नंबर 10xy लिया हमने, इसको फैक्टर्स में तोड़ दिया, तो 10 × x × y। अब 10 को तो हम और भी तोड़ सकते हैं, तो 10 को क्या लिखा हमने, 5 × 2 × x × y। अब इससे ज़्यादा तो हम तोड़ ही नहीं सकते। अब आए दूसरे वाली टर्म, जो दूसरी टर्म थी 15xy², तो 15 × x 2 y हैं, तो × y × y। अब 15 को हम और तोड़ सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 5 × 3 × x × y। अब दोनों में देखो हम कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, दोनों के पास क्या क्या है एक जैसा, 5 है एक तो उसको हमने बॉक्स में डाल दिया, x भी दोनों के पास है, y भी दोनों के पास है ना। अब हमने क्वेश्चन को वैसा का वैसा फिर से नीचे लिखा। अब देखो दोनों के पास पहले कॉमन क्या था, 5, तो हमने एक 5 लिख दिया कॉमन निकाल के बाहर, एक x था कॉमन, एक x बाहर रख दिया, और एक y कॉमन था तो y बाहर रख दिया। अब देखो ये कॉमन चीज़ें तो हमने बाहर रख दी, अब इसके पास क्या बचा, ये चला गया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, क्या बचा है, सिर्फ 2, तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, 2। अब बीच में क्या साइन है, देखो प्लस है। अब आएंगे हम सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में जो हमने निकाल दिया कॉमन, 5 निकल चुका है, x निकल चुका है, y निकल चुका है, क्या क्या बचा है, 3y, तो बीच में प्लस आ जाएगा, +3y, तो ये हो गया हमारा पूरा टर्म।
अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7x + 49। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 7x को लिखेंगे, तो 7x तो नॉर्मल 7 × x, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 7 = 49। तो अब दोनों में से, अब इस पूरे टर्म को यहाँ लिखा हमने, अब दोनों में कॉमन क्या है, एक 7 ही है, तो 7 को बाहर रख दिया। अब पहली टर्म में क्या बचा है, 7 निकालने के बाद कॉमन x बचा है, तो x लिखा, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगा दिया, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या बचा दूसरी टर्म में 7, तो x + 7। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 13ab - 26abc। तो पहले 13ab को लिया तो इसको लिख सकते हैं 13 × a × b, और 26abc दूसरी टर्म जो है हमारी वो है ये, इसको क्या लिख सकते हैं 26 × a × b × c। अब 26 को लिख सकते हैं 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26। अब ये दोनों टर्म तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नीचे भी लिख दिया है। तो देखो पहले वाला आया था 13 × a × b, दूसरी जो टर्म थी हमारी ये वाली, इसको हम क्या लिखा 13 × a × b, एक 2 भी था क्योंकि 13 × 2 = 26, और एक c भी था। तो जो कॉमन है क्या, अब पूरी टर्म को वैसा का वैसा लिखा, कॉमन क्या है दोनों में, पहले देखा 13 है, a है और b है। अब वो कॉमन वाली चीज़ को बाहर निकाल दिया 13 a और b। अब पहली टर्म में तो कुछ नहीं बचा, पूरी हमने कॉमन बाहर निकाल दी, तो क्या बचा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 बचा। बीच में क्या है माइनस है, बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। दूसरी टर्म में हमारा कॉमन निकल गया, तो उसके बाद क्या क्या बचा था 2 और c, तो 2c बच गया कॉमन। तो ये आ गया हमारा 13ab × 1 - 2c। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।